नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। इस हफ्ते हम बात करेंगे विधानसभा के मॉनसून सत्र की। जी हां, जो कि काफी हंगामेदार रहा। क्यों हुआ आखिर हंगामा और किस बात को लेकर स्पीकर ने कांग्रेसी विधायकों यानी नेता विपक्ष सहित कांग्रेसी विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। तमाम इस घटनाक्रम पर देखिए हमारी रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में जो हाल इस बार सदन के अंदर का रहा है, कुछ वही हाल सदन के बाहर का भी नजर आया है। अंदर विपक्ष ने कृषि बिलों को लेकर हंगामा किया और बाहर भी किसानों के मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन किया। 2 दिनों के इस सत्र में इस बार पहले तो सत्र की अवधि को लेकर ही बवाल हुआ और फिर किसानों को लेकर जमकर हंगामा बरपा। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सत्र की अवधि को सिर्फ 2 दिन रखने पर नाराजगी जाहिर की और इसे बढ़ाने की मांग भी की, लेकिन न सरकार ने सुनी न स्पीकर ने। हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार सवालों से भाग रही है। हमने ये कहा भी अगर ठीक है तो चौथा कानून और ले आओ कि ये जो कहे कि कोई भी किसान से अगर एमएसपी से कम खरीदे तो उसकी सजा होनी चाहिए। ये 2007 में हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पेनल्टी का रखा था कि जितना टोटल कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रोडक्ट का वो उसकी 15% बैंक गारंटी या उसकी वो दिया जाएगा और जब कंप्लीट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट जब वो उसकी वापस दिए जाएंगे। ये आज कोई भी किसान का हित सुरक्षित नहीं है। तीनों जो हैं उनमें कहीं एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है और ना ही ये उनको प्रावधान है भी कोर्ट में जाकर चैलेंज कर दें, मतलब सरकार के ही हाथ में है। और जो होर्डिंग जो है जमाखोरी उसकी लिमिट बंद कर दी। जो गरीब आदमी आलू प्याज खाता है वो भी एसेंशियल कमोडिटी से बाहर निकाल दिया। आज भी सदन के बाहर कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर जमकर सरकार को घेरा। भूपेंद्र हुड्डा ने ही सरकार पर इस दौरान निशाना साधा और कृषि बिलों को किसान विरोधी करार दिया। सदन के बाहर प्रदर्शन के दौरान जब विधायक सदन के अंदर पहुंचे तो एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर ही मामला बिगड़ता नजर आया और कांग्रेस ने हंगामे के बाद नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। और जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा में पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी उनकी आवाज़ उठाने के लिए जिस तरीके से रोका जा रहा है, चाहे वो हमारे एडजर्नमेंट मोशन हो चाहे हमारे कॉल अटेंशन मोशन हो, उन पे चर्चा करने के से सरकार बचती नज़र आ रही है। और इस वजह से हमने जो है अपनी किसानों की बात को रखने के लिए इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इसको उठाते रहेंगे जब तक ये सरकार उस बातों को हमारी को सुन के और उसके लिए जो है सही फैसला नहीं लेगी। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष केंद्र के कृषि बिलों के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग कर रहा था, लेकिन इस मांग को पूरा नहीं किया गया। साथ ही चर्चा के लिए जायज वक्त ना दिए जाने पर भी विपक्ष में नाराजगी नजर आई, जिसके चलते एक बार फिर सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि इस बार कुछ अहम बिल सदन में जरूर पारित हुए हैं। सरकार ने स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी में आरक्षण का बिल पारित किया है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को पुलिस और गृह विभाग की भर्तियों में आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का भी फैसला लिया है। इसके अलावा भी कई अहम फैसले इस बार विधानसभा सत्र में हुए हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे पर सदन में सिर्फ हंगामा ही नजर आया। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको मिलवाएंगे विधायक बलराज कुंडू के साथ, जो विधानसभा सत्र के दौरान काफी मुखर थे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में और अब आपको पीटीसी न्यूज से विधायक बलराज कुंडू की खास बातचीत दिखाते हैं। कुंडू साहब, क्या कल हुआ उसके बारे में पहले आप थोड़ा बताइए। कल जो रेजोल्यूशन लाने की बात हुई और जो विपक्ष ने रेजोल्यूशन अपनी तरफ से सबमिट किया, उसके ऊपर लगभग जो है ना आधा दिन इसी बहस पर जिदोजहद पे उन लोगों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष ने खराब कर दिया। उसके बाद दोपहर के बाद इस पे चर्चा
शुरू हुई तो उसमें विपक्ष को नेम करना पड़ा बाद में, नेम हंगामा करने के हुआ। बाद में हुड्डा साहब और किरण चौधरी जी को उससे बाहर रखा था। वो इस मांग के साथ भी हमारे पूरी टीम को इसमें अंदर नेम ख़त्म करके इसको सदन में बुलाया जाए, उसके बाद हम सारा वो करेंगे। लेकिन उसके लिए अध्यक्ष महोदय ने परमिशन ना दी तो वो भी सदन को छोड़ के चले गए और बड़ा दुर्भाग्य के साथ पूर्ण है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस सिर्फ एक पाखंड कर रही थी और एक सुनियोजित जो रणनीति के तहत जो है वो बाहर गए या उनको बाहर निकाला गया? ये बात बिल्कुल सबको समझ में आ रही थी कि ये सब पूरे एक प्लानिंग के तहत ये सब ड्रामा हुआ। मैंने तभी तो इसको ड्रामा वर्ड बोला था, मैंने सब पहले हुआ था, ये ड्रामा हुआ। जी। कोई नहीं चाहता किसान के मुद्दे के ऊपर सीरियसली वहाँ चर्चा और उसके ऊपर आगे कोई बात बढ़ाई जाए। जी। मात्र अभय सिंह जी ने अपना अच्छा वक्तव्य इसके ऊपर रखा और उसके बाद आपने देखा होगा मेरे तथ्यों के साथ मैंने विधानसभा में पूरी इसके ऊपर बहस हुई और आपने देखा होगा मैंने एक ही सवाल किया था जी। सत्ता पक्ष से कि 3 काले कानून जो फार्मर्स के ऊपर, गरीब मजदूर के ऊपर जो थोपे गए हैं, मुझे इसका एक बेनिफिट, मात्र एक बेनिफिट, अगर इससे किसान को, मजदूर को, गरीब को इस बात का फ़ायदा होने वाला है। किसान जो है, और प्रधानमंत्री मोदी तक ये बात कह चुके हैं, तो किसान क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं सरकार का? देखिए, मैं एक बात ही सरकार से बार बार पहले से ही पूछता आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक भी बोला था कि भाई एमएसपी अगर ख़त्म हो गया, एमएसपी पे अगर किसान की फसल, तो मैं इस्तीफ़ा तक देने की उन्होंने वो की। जी। मैं ये पूछता हूँ, एमएसपी कागज़ पे नहीं चाहिए, बुक्स में नहीं चाहिए, फाइल पे नहीं चाहिए, धरातल पे। कल आपने देखा होगा मैंने कृषि मंत्री जी, एजुकेशन मंत्री जी और सब जितने भाजपा के सत्ता पक्ष के लोग थे, मंत्री हों या विधायक हों, मैंने चैलेंज किया था कि एक विधायक कोई खड़ा हो गया, मंत्री मुझे बताए कि मेरे विधानसभा के अंदर मेरे किसान की फसल एमएसपी पे पूरे रेट पे बिक रही है। पर कुंडू साहब, ये स्थिति, सुनिए बात जी, मेरा एक सवाल था, किसी के पास उस बात का जवाब नहीं था। मैंने सबको बोला था मैं चलने को तैयार हूँ, आपकी विधानसभा में जो भी मंडी हैं हम गुपचुप तरीके से मास्क लगा कर प्राइवेट गाड़ी में बैठ के चलेंगे, कोई विदाउट पीएसओ चलेंगे। मैं आपको सच्चाई पे, धरातल की सच्चाई से अवगत कराता हूँ कि वहाँ किस प्रकार से किसान के साथ लूट हो रही है, किस प्रकार से किसान पिस रहा है, लेकिन उस किसी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने एकमात्र सभी को सदन में, सत्ता पक्ष को ये बोला था कि एक फ़ायदा आप इन तीनों बिलों से गरीब किसान को का फ़ायदा मुझे गिना दो, मैं आपके साथ हो जाऊंगा। एक फ़ायदा, ज़्यादा फ़ायदे की बात ही छोड़ दो, वो एक फ़ायदा कृषि मंत्री जी, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, पूरी सत्ता पक्ष के जो लोग थे, एक बेनिफिट गिनाने के लिए उनके पास नहीं था। आपने कहा कि एमएसपी नहीं मिलता, और मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि एमएसपी जो है वो सिर्फ कागज़ पर है, धरातल पर पूरी तरह से नहीं मिल रही। ख़ासतौर पर हरियाणा, पंजाब को अगर छोड़ दें तो बाकी राज्यों में तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। लेकिन ये स्थिति जो थी वो इस कानून से पहले भी थी, जब ये कानून नहीं था, और अब भी लगता है कि उसमें शायद परिवर्तन होगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पहले प्रॉब्लम कम थी, 10% प्रॉब्लम थी, अब तो प्रॉब्लम 90% है। पहले सरकार खरीद करती थी, वो देर सवेरे, आगे पीछे, 2 दिन आगे पीछे खरीद किसान की, मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो वो हो जाती थी, उसमें ज़्यादा बड़े इश्यूज नहीं आते थे। लेकिन जब से ये कानून आए हैं उसके बाद तो बिल्कुल ही सरकार ने तो सिर्फ जो है ना अपना नाम करने के लिए खरीद रखी में, बाकी तो किसान पिसता फिर रहा। किसान की फसल आज दर बाजरा 1100-1200 में बिक रहा है। आज गेहूँ जो है मंडी के अंदर 1500 और 1600 रुपये में सेल को लिए अवेलेबल है। धान की फसल जिस प्रकार से उनके एमएसपी से 400-400 रुपये, पिछले दिनों जो है मक्के की फसल जो है ना किस प्रकार से, जिसका 1760 रुपये है, वो 1100, 900 रुपये में उसको बेचा है किसान ने। तो ये टोटली का टोटली, मैं
इस बात से भी मुख्यमंत्री जी और सरकार के नेता बार बार दावा कर रहे हैं एमएसपी ख़त्म नहीं होगा। एमएसपी कागज़ पे नहीं चाहिए। अगर ये बात सच है, मंडियाँ ख़त्म नहीं होंगी, एमएसपी लागू रहेगा, तो अगर ये बात, तो इसको लिख के देने में, उसको कानून के अंदर प्रोविज़न करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? वरबली बात तो कोई होती नहीं ना, सरकार की बातें कोई वरबली नहीं होती, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता, उसका नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता, उसको कानून पे लाना पड़ता है। आज तो हालात ये हैं कि, और तो बात ही छोड़ दीजिए आप, किसान को सिविल कोर्ट में जाने का भी अधिकार नहीं छोड़ा, वो भी छीन लिया, जो हमारे संविधान देता है हमें। यानी कि आप लीगल गारंटी चाहते हैं कि एक स्टैट्यूटरी गारंटी जो है वो किसान को मिलनी चाहिए। श्योरिटी, मैं आपसे पूछता हूँ, श्योरिटी किस बात की? वरबली कोई श्योरिटी होती क्या? वरबली बातों का ये नेता लोग सुबह से शाम तक इतनी झूठ बोलते हैं, इनकी बातों में, इनके स्पीचों में कितनी सच्चाई होती है? चाहे किसी पार्टी का भी कोई पॉलिटिकल लोग हो, ये सिवाय लोगों को सपने दिखाने के इसके अलावा करते क्या है? इनकी कितनी बातों में सच्चाई होती है सब जानते हैं, और इस बात को पूरी तरह लोग आज जान चुके हैं। लेकिन लोग लाचार, गरीब किसान मजदूर बेबस और लाचार है। रुक रहे हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो कानून आया उसका भी विरोध कर रहे हैं। उसकी क्या वजह? आपको नहीं लगता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलो अभी कानून के तौर पर नहीं चल रही है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो पहले से ही चल रही है, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे वो डेयरी हो। आपको नहीं लगता कि इससे किसान को फ़ायदा होगा? देखिए, उसमें जब भाव बढ़ जाते हैं, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का किसान के साथ किया जाता है, तो अगर वो फसल आने के टाइम अगर फसल का उसका रेट ज़्यादा होता है मार्केट में, तो किसान की फसल सारी ले ली जाती है जो एग्रीमेंट के तहत जो उनका रेट होता है। और अगर उस टाइम रेट कम होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वो कंपनियां तरह तरह की कंडीशंस थोपती हैं, उसमें साइज मांगती हैं, उसमें और कई तरह की गुणवत्ता की बात करके उसको रिजेक्ट कर देती हैं। पर्टिकुलर जैसे आलू की बात करें तो एक पर्टिकुलर साइज़ का आलू की वो डिमांड करती है, उसमें छोटा साइज़ बच जाता है, उससे ऊपर का साइज़ बच जाता है, उसको किसान कहाँ लेके जाए? और इसी प्रकार से जो ये आगे आने वाला समय है, जिसमें खाद्य विशेष वस्तु अधिनियम जो बिल है, जो जिसमें इनको भंडारण की, इनको वो करने की जो छूट मिल गई है, उसमें यही होगा, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ये अपने यहाँ स्टोर करेंगे, और जब फसल आने को होगी उसमें से थोड़ी सी फसल मार्केट में बिल्कुल सस्ते रेट पे डालेंगे, जो रेट होगा बिल्कुल एकदम नीचे चला जाएगा किसान को मारने के लिए। सर कुंड साहब, आपका जो नज़रिया है वो स्पष्ट है, विपक्ष का नज़रिया भी स्पष्ट है, किसान यूनियंस भी यही बात कह रही हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से जो है वो अड़ी हुई है, और कहीं ये लग नहीं रहा है कि वो इनमें कोई डाइल्यूशन होगी या कोई वापसी होगी। तो आपको क्या लगता है ये टकराव कहाँ लेकर जाएगा? देखिए, इसमें ये जो खेल चल रहा है, मैं मानता हूँ पंजाब के अंदर जो है ना किसान यूनियन बहुत मजबूत हैं, लेकिन आप देखेंगे हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से किसान यूनियनों का जो रोल मैं देखने को मिलता हूँ वो बहुत ही संदेहजनक है। प्रदेश के अंदर एक चुनाव था, जो सबसे बड़ा पूरी सरकार वहाँ पे थी, मुझे उस एक महीने के दौरान कोई किसान यूनियन वहाँ सरकार के विपक्ष में खड़ी नज़र नहीं आई। और जिस प्रकार से कल मैंने सवाल किए तो उनके सरकार के पास कोई जवाब नहीं थे। तो टोटल कुल मिला के सरकारों का जो खेल चल रहा है, वहाँ जो बिल हाउस किस लिए लगता है, हाउस के अंदर एक खुले मन की चर्चा होनी चाहिए। संविधान, हमारा लोकतंत्र यही कहता है, डेमोक्रेसी यही कहती है कि जो प्रॉब्लम्स प्रदेश के लोगों की है, प्रदेश के लोगों की समस्याएं हैं, उस पर खुले मन से उसमें चर्चा करें, सभी उसके ऊपर उसका समाधान निकालने की बात करें। तो आपने देखा होगा जिस प्रकार से सत्ता पक्ष का एक तरफा जो है ना उसके प्रति था, उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, कोई उसका जवाब नहीं था। बस वो सत्ता पक्ष अपने भाजपा के जो बिल थे उसके वो लोगों के लिए कितने नुकसानदायक हैं, उनका भविष्य किस प्रकार से बर्बाद होगा, इस बात की किसी को कोई लेना देना। आपको क्या लगता है कि स्थिति बिगड़ेगी, कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति बन सकती है कुछ इस तरह? देखिए, कानून व्यवस्था तो के ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी फिलहाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ किसान मजदूर गरीब की दशा ज़रूर बिगड़ेगी, उसके आने वाला भविष्य ज़रूर खराब होगा, बर्बाद होगा।
और उसके नतीजे जो इतने भयंकर होंगे कि आने वाले समय में किसान, गरीब मजदूर मरने के लिए तैयार हो जाएगा, सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाएगा। और जब कुछ नहीं मिलता तो उस भूख से जो है ना छीनने की प्रवृत्ति पैदा होती है, क्राइम बढ़ने के जो ना संभावना बढ़ेंगी, आपको देखने को मिलेगा। उससे नेचुरली इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार के जो प्रदेश की जो है ना कानून व्यवस्था वो नर्चरा जाएगी। अभी भी आप देखेंगे कितना अपराध एक नंबर पर, उसके पीछे अगर आप उसका निचोड़ निकालेंगे, उसके पीछे अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी का जो है ना मुख्य कारण देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर सरकार को चिंता करनी चाहिए। इसके ऊपर ये नहीं कि कोई सरकार को उसका अपना सुझाव जो है ना प्रदेश सरकार अच्छा केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। प्रदेश के लोगों का हित और भलाई को देखते हुए, चाहे भलाई उन्हीं की अपनी सरकार है केंद्र में, उसको भेजने का दायित्व प्रदेश के सरकार के, प्रदेश के मुखिया का, प्रदेश के मुख्यमंत्री का बनता है और वो उन्हें वहाँ भेजना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की अपनी जिम्मेवारियों से दूर भागने का जो नज़रिया देखने को मिला सिर्फ जो है ना, तो मेरा यही कहना है कि पार्टीबाजी से ऊपर उठकर अपने प्रदेश के लोगों के हित के लिए सरकार को काम करना चाहिए, उसके लिए आगे आना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा जो सत्र समाप्त हुआ है, और भी काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी घटनापूर्ण था ये सत्र। कई और महत्वपूर्ण फैसले, कई महत्वपूर्ण कानून बने, ख़ासतौर पर 75% जो रिजर्वेशन की गई है निजी नौकरियों में, और इसके अलावा महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। नहीं, मैं जो अच्छे इनके लिए काम आप क्या है, कहें? देखिए मेरा नज़रिया में अलग टाइप का इंसान हूँ। मैं इसके लिए प्रदेश की सरकार का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ावा देने के लिए जो पंचायती राज में जो 50% महिलाओं को आरक्षण किया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। जो प्राइवेट सेक्टर में जो 70% नौकरियों की बात की है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो 5 वर्ष की आयु में छूट दी है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। जो एक गरीब पिछड़े SC वर्ग को जो है ना उद्योग में प्रमोट करने के लिए जो सरकार ने उसके प्लॉट में HSIDC में उसमें 10% की जो छूट देने की घोषणा की है, मैं उसका स्वागत करता हूं। जो अच्छे काम हैं, सरकार कोई अच्छा काम करेगी, मैं सबसे पहले उसका धन्यवाद करूंगा, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करूंगा। लेकिन जो चीज़ प्रदेश के लोगों के लिए गलत है, जैसे एक बिल मैंने क्वेश्चन लगाया था, PTI टीचर्स के ऊपर लगाया था, उसका कोई जवाब नहीं दिया, लिखित में जवाब दे दिया, उसके ऊपर कोई बहस चर्चा नहीं की। 2000 परिवार जो लगभग जो है ना 10 साल नौकरी करने के बाद सड़कों पे आ चुके हैं, आज उनका बुरा हाल है, उनके बारे में चर्चा करके उनका समाधान निकालने की बात करनी चाहिए थी, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की। हमारे JBT टीचर हैं जो लगभग 94,000 बच्चे जो आज JBT की क्वालिफाई करके 8 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है, कोई JBT टीचर को अपॉइंटमेंट नहीं दी है, तो वो क्यों दुकानें खोल रखी हैं सिर्फ उनके कॉलेजेस चलाने के लिए। जिस JBT को अगर आपने लेना ही नहीं है, सरकार जो है ना रोज़गार को पैदा करने की बात करती है। मेरी सरकार ने पहले जो 25 बच्चे पे एक टीचर होता था, 1:25, उसको बढ़ा के एक 30 बच्चों पे कर दिया। उससे जो है ना लगभग 5,000 टीचर्स की जो है ना वैकेंसी समाप्त हो गई। तो ये चीज़ें सोचने की, इसके ऊपर सरकार को गंभीर रूप से विचार करना चाहिए। लोग जो यूथ है हमारा बेरोजगार घूम रहा है, उसके लिए रोजगार सुनिश्चित करनी चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। यहाँ उल्टा कर रही सरकार। इन चीज़ों पे खुले मन से जो ना खुले उससे जो चर्चा होनी चाहिए, ऐसे उसको चर्चा करने के लिए खुशी नहीं। ऐसे क्वेश्चन जो है वहाँ ऐसे बेहुदे क्वेश्चन लगाए जाते हैं जिनको सरकार जो उनको करती है, जिसका कोई मतलब नहीं बढ़ता। एक अपनी नाली बनवाने की बात करती है कि विधानसभा के सत्र के अंदर, विधानसभा के पटल पे जो पूरे प्रदेश लेवल का कोई समस्याएं होती हैं पूरे प्रदेश की, उसकी चर्चा करके उसका समाधान निकालने की बात होनी चाहिए। सत्ता पक्ष के लोगों के जो सत्ता पक्ष है, उनके अपने मंत्री हैं, उनके अपने MLAs, वो वहाँ उसमें क्वेश्चन पुटअप करते हैं, उसको लेते हैं कि मेरे यहाँ जो है ना नहर नहीं बनी, मेरे यहाँ जो गली नहीं बनी, मेरे यहाँ सड़क नहीं बनी। क्या मतलब है आपकी सरकार? आप अपने मुख्यमंत्री मंत्री जी से आगे अपनी गलियाँ सड़कें बनवाइए ना। विधानसभा में चर्चा करने का क्या मतलब है इन चीज़ों के ऊपर? ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इन चीज़ों से पता लगता है जो डेमोक्रेसी के नाम पर एक मजाक चल रहा है आजकल। जो सरकारें हैं वो सिर्फ अपना हित, अपने पार्टी से बाहर निकल के जनता के, प्रदेश के जनता के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। इसी के साथ फिलहाल स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।